नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखी कहानी अतिथि। एक काटलिया के जमींदार मतीलाल बाबू नौका से सपरिवार अपने घर जा रहे थे। रास्ते में दोपहर के समय नदी के किनारे की एक मंडी के पास नौका बांधकर भोजन बनाने का आयोजन कर रहे थे। इसी बीच एक ब्राह्मण बालक ने आकर पूछा, बाबू, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? सवाल करने वाले की उम्र 15-16 साल से ज्यादा नहीं थी। मोती बाबू ने उत्तर दिया, कंठालिया। ब्राह्मण बालक ने कहा, मुझे रास्ते में नंदीग्राम उतार देंगे आप? बाबू ने स्वीकृति प्रकट करते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने कहा, मेरा नाम तारापद है। गौरव वर्ण बालक देखने में बड़ा सुंदर था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों और मुस्कुराते हुए ओष्ठाधरों पर सुललित शौक मारिया झलक रही थी। वस्त्र के नाम पर उसके पास एक मैली सी धोती थी। उभरी हुई देह में किसी प्रकार का बाहुल्य नहीं था, मानो किसी शिल्पी ने बड़े यत्न से निर्दोष सुडोल रूप में गढ़ा हो। मानो वो पूर्व जन्म में तापस बालक रहा हो और निर्मल तपस्या के प्रभाव से उसकी देह का बहुत सा अतिरिक्त भाग एक सम्मार्जिक ब्राह्मण्य श्री पुरस्कृत हो उठा हो। मतीलाल बाबू ने बड़े स्नेह से उससे कहा, बेटा स्नान कर आओ, भोजन आदि यहीं होगा। तारापद बोला, ठहरिए, और वो तत्क्षण निसंकोच भोजन के आयोजन में सहयोग देने लगा। मतीलाल बाबू का नौकर गैर बंगाली था। मछली आदि काटने में वो इतना निपुण नहीं था। तारापद ने उसका काम स्वयं लेकर थोड़े ही समय में अच्छी तरह से संपन्न कर दिया, और जो एक तरकारी भी बड़ी थोड़े ही समय में अच्छी तरह से संपन्न कर दिया, और दो एक तरकारी भी बड़ी कुशलता से काट दी। भोजन बनाने का कार्य समाप्त होने पर तारापद ने नदी में स्नान करके पोटली खोली और एक सफेद वस्त्र धारण किया। काट के एक छोटी सी कंघी लेकर सिर के बड़े बड़े बाल माथे पर से हटाए और गर्दन पर डाल लिए, और स्वच्छ जनेऊ का धागा छाती पर लटकाकर नौका पर बैठे मती बाबू के पास आ पहुंचा। मती बाबू उसे नौका के भीतर ले गए। वहां मती बाबू की स्त्री और उनकी 9 साल की कन्या बैठी थी। मती बाबू की स्त्री अन्नपूर्णा इस सुंदर बालक को देखकर स्नेह से उच्छ्वासित हो उठी। मन ही मन कह उठी, कितना अच्छा बच्चा है, कहाँ से आया है, उसकी माँ इसे छोड़कर किस प्रकार जीती होगी। यथा समय मती बाबू और उस लड़के के लिए पास पास 2 आसन डाले गए। लड़का ऐसा भोजन प्रेमी ना था। अन्नपूर्णा ने उसका अल्प आहार देखकर मन में सोचा कि लजा रहा है। उससे यह वे खाने को बहुत अनुरोध करने लगी, किंतु जब वो भोजन से निवृत्त हो गया तो उसने कोई भी अनुरोध नहीं माना। देखा गया, लड़का हर काम अपनी इच्छा के अनुसार करता, लेकिन ऐसे सहज भाव से करता कि उससे किसी भी प्रकार की जिद या हट का आभास न मिलता। उसके व्यवहार में लज्जा के लक्षण लेस मात्र भी दिखाई नहीं पड़ते थे। सबके भोजन आदि के बाद अन्नपूर्णा उसको पास बिठाकर प्रश्नों द्वारा उसका इतिहास जानने में इच्छुक थी। कुछ ही विस्तृत विवरण संग्रह नहीं हो सका। बस इतनी सी बात जान सकी कि लड़का 7-8 बरस की उम्र से स्वेच्छा से घर छोड़कर भाग आया है। अन्नपूर्णा ने प्रश्न किया, तुम्हारी माँ नहीं है? तारापद ने कहा, है। अन्नपूर्णा ने पूछा, वे तुम्हें प्यार नहीं करती? इसे अत्यंत विचित्र प्रश्न समझकर हंसते हुए तारापद ने कहा, प्यार क्यों नहीं करेगी? अन्नपूर्णा ने प्रश्न किया, तो फिर तुम उन्हें छोड़कर क्यों आए? तारापद बोला, उनके और भी 4 लड़के और 3 लड़कियां हैं। बालक के इस विचित्र उत्तर से व्यथित होकर अन्नपूर्णा ने कहा, ओ माँ, ये कैसी बात है? 5 उंगलियां हैं तो क्या एक उंगली त्यागी जा सकती है? तारापद की उम्र कम थी। उसका इतिहास भी उसी अनुपात में संक्षिप्त था, किंतु लड़का बिल्कुल असाधारण था। वे अपने माता पिता का चौथा पुत्र था। शैशव में ही प्रीतहीन हो गया था। बहु संतान वाले घर में भी तारापद सबको अत्यंत प्यारा था। माँ, भाई बहन और मोहल्ले के सभी लोगों से वो स्नेह रखता था। यहाँ तक कि गुरुजी भी उसे नहीं मारते थे। मारते तो भी बालक के अपने पराये सभी उसे वेदना का अनुभव करते थे। ऐसी अवस्था में उसका घर छोड़ने का कोई कारण नहीं था। जो उपेक्षित रोगी लड़का हमेशा चोरी करके पेड़ों से फल और गृहस्थों से उसका चौगुना प्रतिफल पाता घूमता फिरता, वह भी अपनी परिचित ग्राम सीमा के भीतर अपनी कष्ट देने वाली माँ के पास पड़ा रहा, और समस्त ग्राम का दुलारा यह लड़का एक बाहरी यात्रा पर निकल पड़ा है। सब लोग उसका पता लगाकर उसे गांव लौटा लाए।
उसकी माँ ने उसे छाती से लगाकर आंसुओं के आर्द्र कर दिया। उसकी बहनें रोने लगी। उसके बड़े भाई पुरुष अभिभावक का कथित कर्तव्य पालन करने में उद्देश्य में मृत्यु भाव में शासन करने का यत्न करने लगे। मोहल्ले की लड़कियों ने उसे घर घर बुलाकर खूब प्यार किया और नाना प्रलोभन में उसे वश में करने की चेष्टा की, किंतु बंधन यही नहीं, स्नेह का बंधन भी उसे सहन नहीं हुआ। उसके जन्म नक्षत्र ने उसे ग्रहहीन कर रखा था। वो जब भी देखता कि नदी में कोई विदेशी नौका अपनी रस्सी घिसकाती हुई जा रही है, गांव के विशाल पीपल के वृक्ष के तले किसी दूर देश के किसी सन्यासी ने आश्रय लिया है, या फिर बंजारे नदी के किनारे ढालू मैदान में छोटी छोटी चटाइयां बांधकर खपाचियां छिलकर टोकरियां बनाने में लगे हुए हैं, तब अज्ञात भ्रम में पृथ्वी को स्नेहहीन स्वाधीनता के लिए उसका मन बेचैन हो उठता। लगातार 2-3 बार भागने के बाद उसके कुटुंबियों और गांव के लोगों ने उसकी आशा छोड़ दी। पहले उसने एक यात्रा दल का साथ पकड़ा था। जब अधिकारी उसको पुत्रों के समान स्नेह करने लगे और जब वो दल के छोटे बड़े सभी का प्रिय पात्र हो गया, यही नहीं, जिस घर में यात्रा होती उस घर के मालिक, विशेषकर घर का महिला वर्ग, जब विशेष रूप से उसे बुलाकर उसका आदर मान सम्मान करने लगा, तब एक दिन किसी से बिना कुछ कहे वो भटककर कहाँ चला गया, इसका फिर कोई पता न चल सका। तारापद हरिण के छौने के समान बंधन भीरू था और हरिण के ही समान संगीत प्रेमी भी। यात्रा के संगीत ने ही उसे पहले घर से विरक्त किया था। संगीत का स्वर उसकी समस्त धमनियों में कंपन पैदा कर देता और संगीत की ताल वह अपने सर्वांग में आंदोलन उपस्थित हो जाता था। जब वो बिल्कुल बच्चा था तब भी वो संगीत सभाओं में जिस प्रकार संयत गंभीर प्रौढ़ भाव से अमृत विस्मित होकर बैठा बैठा झूमने लगता, उसे देखकर प्रवीण लोगों के लिए हंसी संवरण करना कठिन हो जाता था। केवल संगीत ही क्यों, वृक्षों के घने पत्तों के ऊपर जब श्रावण की वृष्टि धारा पड़ती, आकाश में मेघ गरजते, उसका चित्त प्रसन्न हो जाता था। अंतिम बार वह कलाबाजी दिखाने वालों के दल में शामिल हुआ। ज्येष्ठ के अंतिम दिनों से लेकर आषाढ़ के समाप्त होने तक इस आंचल में जगह जगह क्रमानुसार समयवत रूप से अनुष्ठित मेले लगते। उसके उपलक्ष्य में यात्रा वालों के 2-3 दल पांचाली गायक, कवि, नर्तकियां और अनेक प्रकार की दुकानें छोटी मोटी नदियों, उपनदियों के रास्ते नौकाओं द्वारा एक मेले के समाप्त होने पर दूसरे मेले में घूमती फिरती थी। पिछले साल से कलकत्ता की एक छोटी कलाबाज मंडली इस पर्यटनशील मेले में मनोरंजन दे रही थी। तारापद ने पहले तो नौकारूढ़ दुकानदारों के साथ मिलकर पान की गिलोरियां बेचने का भार लिया। बाद में अपने स्वाभाविक कौतूहल के कारण इस प्रकार कलाबाज दल में अद्भुत व्यायाम नैपुण्य से आकृष्ट होकर उसने प्रवेश किया। तारापद ने अपने आप अभ्यास करके अच्छी तरह वंशी बजाना सीख लिया था। करतब दिखाने के समय वो द्रुत दाल पर लखनवी ठुमरी के सुर में बंसी बजाता, यही उसका एकमात्र काम था। उसका आखिरी पलायन इसी दल से हुआ था। उसने सुना था कि नंदीग्राम के जमींदार बाबू बड़ी धूमधाम से एक शौकिया यात्रा दल बना रहे हैं, अतः वह अपनी छोटी सी पोटली लेकर नंदीग्राम की यात्रा की तैयारी कर रहा था। इसी समय उसकी भेंट मती बाबू से हो गई। एक के बाद एक नाना दलों में शामिल होकर भी तारापद ने अपनी स्वाभाविक कल्पना प्रवण प्रकृति के कारण किसी भी दल की विशेषता प्राप्त नहीं की थी। वह अंतःकरण से बिल्कुल निर्लिप्त और मुक्त था। संसार में उसने हमेशा से कोई बेहुदी बातें सुनी और अनेक अशोभन दृश्य देखे, किंतु उन्हें उसके मन में संचित होने का रत्ती भर भी अवकाश न मिला। उस लड़के का ध्यान किसी और था ही नहीं। अन्याय बंधनों की भांति किसी प्रकार का अभ्यास बंधन भी उसके मन को बांध नहीं सका था। वह उस संसार में पंकिल जल के ऊपर शुभ पक्ष राजहंस की भांति तैरता फिरता। इधर भोजन समाप्त होने पर नौका चल पड़ी। अन्नपूर्णा बड़े स्नेह से ब्राह्मण लड़के से उसके घर की बातें, उसके स्वजन कुटुंबियों का समाचार पूछने लगी। तारापद ने अत्यंत संक्षेप में उसका उत्तर देकर बाहर आकर परित्राण पाया। बाहर परिपूर्णता की अंतिम सीमा तक भरकर वर्षा नदी ने अपने आत्म विस्मृत। तारापद ने नौका की छत पर पाल की छाया में जाकर आश्रय लिया। ढालू हरा मैदान, पानी से भरे पाट के खेत, गहन श्याम लहराते हुए आमन, धान घाट से गांव की ओर जाने वाले सकरे रास्ते, सघन वन वेष्टि छाया में गांव। इस सुंदर बालक की आतिथ्य ग्रहण करने की उदासीनता
अन्नपूर्णा को थोड़ी कष्टकर प्रतीत होती थी। उसकी इच्छा थी कि वो उसे खिला पिलाकर पहना उड़ाकर उस बालक को संतुष्ट करे। उसने नौकरों को बुलाकर गांव से दूध मिठाई आदि खरीद मांगने में अन्नपूर्णा में धूमधाम मचा दी। तारापत ने पेट भरकर भोजन तो किया किंतु दूध नहीं पिया। मौन स्वभाव मतीलाल बाबू तक ने उससे दूध पीने का अनुरोध किया। उसने संक्षेप में कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता। नदी पर 2-3 दिन बीत गए थे। तारापत ने भोजन बनाने, सौदा खरीदने से लेकर नौका चलाने तक में अपनी योगदान दिया था। जो भी दृश्य उसकी आंखों के सामने आता, उसी ओर तारापत कौतूहल दृष्टि से दौड़ जाता था। जो भी काम उसके हाथ लग जाता, उसी को वो करने लग जाता था। इधर बहुत दिनों तक नाना संप्रदायों के साथ योग देने के कारण अनेक प्रकार की मनोरंजन विद्याओं पर उसका अधिकार हो गया था। किसी भी प्रकार की चिंता से आच्छन्न न रहने के कारण उसके निर्मल स्मृति पट पर सारी बातें अद्भुत सहज ढंग से अंकित हो जाती थीं। मती बाबू अपने नित्य प्रति की प्रथा के अनुसार एक दिन संध्या समय अपनी पत्नी और कन्या को रामायण पढ़कर सुना रहे थे। लवकुश की कथा की भूमिका चल रही थी। तभी तारापद अपना उत्साह संवरण न कर पाने के कारण नौका की छत से उतर आया और बोला, किताब रहने दे, मैं लवकुश का गीत सुनाता हूँ, आप सुनते चलिए। यह कहकर उसने लवकुश की पांचाली शुरू कर दी। बांसुरी के समान सुमिष्टि उन्मुक्त स्वर पर आकर झुके पड़ रहे थे। उस नदी नीर में संध्या काल में हास्य, करुणा और संगीत का एक अपूर्ण रस स्रोत प्रवाहित होने लगा था। जब गीत समाप्त हो गया तो सभी ने व्यथित चित्त से लंबी सांस लेकर सोचा, इतनी जल्दी यह क्यों समाप्त हो गया। सजल नैना अन्नपूर्णा की इच्छा हुई कि वह उस लड़के को गोद में बिठाकर छाती से लगाकर उसका माथा चूम ले। मतीलाल बाबू सोचने लगे, यदि इस लड़के को किसी प्रकार अपने पास रख सकूं तो पुत्र का अभाव पूरा हो जाए। केवल छोटी बालिका चारुशशी का अंतःकरण ईर्ष्या और विद्वेष से परिपूर्ण हो उठा। चारुशशी अपने माता पिता की इकलौती संतान और उनके स्नेह की एकमात्र अधिकारिणी थी। उनकी धुन और हठ की कोई सीमा नहीं थी। खाने, पहनने, बाल बनाने के संबंध में उसका स्वतंत्र मत था, किंतु उसके मन में तनिक भी स्थिरता नहीं थी। जिस दिन कहीं निमंत्रण होता, उस दिन उसकी माँ को भय रहता कि कहीं लड़की साज श्रृंगार को लेकर कोई असंभव जिद न कर बैठे। यदि केस बंधन उसके मन के अनुकूल न हुआ तो फिर उस दिन चाहे कितनी बार बाल खोलकर, चाहे कितनी ही बार बांधे जाएं, वो करवाती थी। वो किसी तरह भी संतुष्ट नहीं होती थी और अंत में रोना धोना मच जाता था। हर बात में यही दशा थी, पर कभी कभी वो चित्त प्रसन्न रहता तो उसे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होती थी। उस समय वह प्रचुर मात्रा में स्नेह प्रकट करके अपने माँ से लिपटकर चूमकर हंसती हुई करते करते उसे एकदम परेशान कर डालती थी। यह छोटी बालिका एक दुर्भेद्य पहेली थी। यह बालिका अपने दुर्बोध्य हृदय के पूरे वेग का प्रयोग करके मन ही मन विषम ईर्ष्या से तारापद का निरादर करने लगी। माता पिता को भी पूरी तरह से उद्विग्न कर डाला। भोजन के समय रोदनोमुखी होकर भोजन के पात्र को ठेलकर फेंक देती। खाना उसको रुचिकर नहीं लगता। नौकरानी को मारती। सभी बातों में अकारण शिकायत करती रहती। जैसे जैसे तारापद की विद्याएं उसका एवं अन्य सबका मनोरंजन करने लगी, वैसे ही वैसे मानो उसका क्रोध बढ़ने लगा था। तारापद में कोई गुण है, उसे उसका मन स्वीकार करने में विमुख रहता, और उसका प्रमाण जब प्रबल होने लगा तो उसके असंतोष की मात्रा भी बढ़ गई। तारापद ने जिस दिन लवकुश का गीत सुनाया, उस दिन अन्नपूर्णा ने सोचा, संगीत में वन के पशु तक वश में आ जाते हैं। आज शायद मेरी लड़की का मन पिघल गया है। उससे पूछा, चारू कैसा लगा? उसने कोई उत्तर दिए बिना जोर से सिर हिला दिया। भाषा में इस मुद्रा का तर्जुमा करने पर यह रूप होता जरा भी अच्छा नहीं लगा और ना कभी अच्छा लगेगा। चारू के मन में ईर्ष्या का उदय हुआ है। यह समझकर उसकी माँ ने चारू के सामने तारापद के प्रति स्नेह प्रकट करना कम कर दिया। संध्या के बाद जब चारू जल्दी जल्दी खाकर सो जाती, तब अन्नपूर्णा नौका कक्ष के दरवाजे पर आकर बैठ जाती और मती बाबू और तारापद बाहर बैठते। अन्नपूर्णा के अनुरोध पर तारापद गाना शुरू करता। उसके गाने से जब नदी के किनारे की विश्राम निरता ग्राम श्री संध्या में विपुल अंधकार में मुग्ध निस्तब्ध हो जाती और अन्नपूर्णा का कोमल हृदय स्नेह और सौंदर्य रस में छलकने लग जाता।
तब सहसा चारू बिछौने से उठकर तेजी से आकर सरोस रोती हुई कहती, माँ तुमने यह क्या शोर मचा रखा है, मुझे नींद नहीं आती। माता पिता उसको अकेला सुलाकर तारापद को घेर कर संगीत का आनंद ले रहे हैं। यह उसे एकदम असहाय हो उठता था। इस दीप्त कृष्ण नयना बालिका की स्वाभाविक उग्रता तारापद को बड़ी मनोरंजक प्रतीत होती। उसने इसे कहानी सुनाकर, गाना गाकर, बंसी बजाकर वश में करने की बहुत चेष्टा की, किंतु किसी प्रकार भी सफल नहीं हो सका था। केवल वह मध्याह्न में तारापद नदी में स्नान करने उतरता, परिपूर्ण जल राशि में उसकी गौरव वर्ण सरल कमनीय देह को तैरने की अनेक प्रकार की क्रीड़ाओं में संचालित करता। तरन जल देवता के समान शोभा पाता। तब बालिका का कौतूहल आकर्षित हुए बिना ना रहता। वो इसी समय की प्रतीक्षा करती रहती, किंतु आंतरिक इच्छा का किसी को भी पता चलने नहीं देती। और यह अशिक्षापटु अभिनेत्री ध्यान पूर्वक ऊनी गुलबंद बुनने का अभ्यास करती हुई बीच बीच में मानो अत्यंत उपेक्षा भरी दृष्टि से तारापद की लीला देखा करती थी। नंदीग्राम कब छूट गया तारापद को पता न चला। विशाल नौका अत्यंत मृदु मंद गति से कभी पाल तानकर, कभी रस्सी खींचकर अनेक नदियों की शाखा प्रशाखाओं से होकर चलने लगी। नौकर राहियों के दिन भी इन सब नदी उपनदियों के समान शांति सौंदर्य के बीच सहज सौम्य गति से कल स्वर में प्रवाहित होने लगे थे। किसी को किसी प्रकार की जल्दी नहीं थी। दोपहर को स्नानाहार में बहुत समय व्यतीत होता और इधर संध्या होते ना होते बड़े दिखने वाले किसी गांव के किनारे घाट के समीप झिल्ली मंदिरित वन में नौका बंध जाती थी। इस प्रकार 10 दिन में नौका काठलिया पहुंची। जमींदार के आगमन से घर की पालकी और टट्टू घोड़ों का समागम हुआ और हाथ में बांस की लाठी धारण किए हुए सिपाही चौकीदार के दल ने बार बार बंदूक की खाली आवाज से गांव को उत्कंठित काक समाज में मुखर कर दिया था। इस सारे समारोह में समय लगा। इस बीच में तारापद ने तेजी से नौका से उतरकर एक बार सारे गांव का चक्कर लगा डाला। किसी को दादा, किसी को काका, किसी को दीदी, किसी को मौसी कहकर 2-3 घंटे में सारे गांव में सौहार्द बंधन स्थापित कर लिया। कहीं भी उसके लिए स्वभावतः कोई बंधन नहीं था। इससे तारापद ने देखते देखते थोड़े ही दिनों में गांव में समस्त हृदयों पर अधिकार स्थापित कर लिया था। इतनी आसानी से हृदय हरण करने का कारण यह था कि तारापद हर एक के साथ उसका अपना बनकर स्वाभाविक रूप से योग दे सकता था। वो किसी भी प्रकार के विशेष संस्करणों में बंधा हुआ नहीं था। इसीलिए अभी अवस्थाओं में और सभी कामों में उससे एक प्रकार की सहज प्रवीणता थी। बालकों के लिए वो बिल्कुल स्वाभाविक बालक था और उससे श्रेष्ठ और स्वतंत्र वृद्धों के लिए वो बालक न रहता, किंतु पुरखा भी नहीं। चारवाहों के साथ चारवाहा बन जाता, फिर भी ब्राह्मण। हर एक के हर काम में वो सहयोगी बन जाता था। हलवाई की दुकान पर बैठकर साल के पत्ते में संदेश पर बैठी मक्खियां उड़ाने लग जाता। मिठाइयां बनाने में भी पक्का था। करघे का मर्म भी उसे थोड़ा बहुत मालूम था। कुम्हार का चाक चलाना भी उसे अच्छी तरह से आता था। तारापद ने सारे गांव को वश में कर लिया था। बस केवल ग्रामवासिनी बालिका की ईर्ष्या वो अभी तक नहीं जीत पाया था। ये बालिका उग्र भाव से उसके बहुत दूर निर्वास की कामना करती थी। यही जानकर शायद तारापद इस गांव में इतने दिन आबद्ध बना रहा, किंतु बालिकावस्था में भी नारी के अंतर रहस्य का भेद जानना बहुत कठिन है। चारू शशि ने इसका प्रमाण दिया। ब्राह्मण पुरोहिताइन की कन्या सोनामणि 5 साल की अवस्था में विधवा हो गई थी। वो चारू की समय वयस्का सहेली थी। अस्वस्थ होने के कारण वो घर लौटी। सहेली ने कुछ दिनों तक भेंट ना कर सकी। स्वस्थ होकर जिस दिन भेंट करने आई, उस दिन अकारण ही दोनों सहेलियों ने कुछ मनोमालिन्य की नौबत आ गई। चारू ने अत्यंत विस्तार से बात आरंभ की थी। उसने सोचा था कि तारापद नामक अपने निर्वाचित परम रत्न को जुटाने की बात का विस्तार पूर्वक वर्णन करके वो अपनी सहेली के कौतूहल और विस्मय को सप्तम पर चढ़ा देगी। किंतु जब उसने सुना कि तारापद सोनामणि उसको भाई कहकर पुकारती है, तब उसने सुना कि तारापद में केवल बांसुरी पर कीर्तन का सुर बजाकर माता और पुत्री का मनोरंजन ही नहीं किया है, सोनामणि के अनुरोध से उसके लिए अपने हाथों से बांस की एक बांसुरी भी बना दी है। न जाने कितने दिनों से वो उसे ऊंची डाल से फल और कंटक शाखा से फूल तोड़कर देता रहा है। तब चारू के अंतःकरण को मानो तप्त शूल बेधने लगा। चारू समझती थी कि तारापद विशेष रूप से उन्हीं का तारापद था।
अत्यंत गुप्त रूप से संरक्षणीय और साधारण जन केवल उसका थोड़ा बहुत आभास मात्र पाएंगे, फिर भी किसी भी तरह उसका सामीप्य ना पा सकेंगे और दूर से ही उसके रूप और गुण पर मुग्ध होंगे और चारू शशि को धन्यवाद देते रहेंगे। हम अगर उसे इतना यत्न करके ना लाते, इतने यत्न से ना रखते, तो सोना मणि आदि इसका दर्शन कहाँ से पाती। सोना मणि का भैया शब्द सुनते ही उसके शरीर में आग लग गई। चारू जिस तारापद को मन ही मन विद्वेष बाणों से जर्जर करने की चेष्टा करती रही है, उसी के एकाधिकार को लेकर इतना प्रबल उद्वेग क्यों? किसकी सामर्थ्य है जो ये समझे? उसी दिन किसी अन्य तुच्छ बात के सहारे सोना मणि के साथ चारू की गहरी कट्टी हो गई और वह तारापद के कमरे में जाकर उसकी प्रिय बंसी उस पर कूद कूद कर उसे कुचलती हुई निर्दयता पूर्वक तोड़ने लग गई। तभी तारापद ने कमरे में प्रवेश किया। बालिका की यह दशा देखकर उसे आश्चर्य हुआ और बोला, चारू, मेरी बंसी क्यों तोड़ रही हो? चारू रक्त नेत्रों से लाल मुख से ठीक कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ कहकर टूटी हुई बंसी को और 2-4 अनावश्यक लाते मारकर तोड़ने लग गई और रोते हुए कमरे से बाहर चली गई। तारापद ने बंसी उठाकर उलट पलट कर देखा। अब उसमें कोई दम नहीं था। अकारण ही अपनी पुरानी बंसी की यह आकस्मिक दुर्गति देखकर अपनी हंसी न रोक सका। चारू शशि दिनों दिन उसके परम कौतूहल का विषय बनती जा रही थी। उसके कौतूहल का एक और क्षेत्र था, मतीलाल बाबू की लाइब्रेरी में तस्वीरों वाली अंग्रेजी की किताबें। बाहरी जगत में उसका यथेष्ट परिचय हो गया था, किंतु तस्वीरों में इस जगत में वह किसी प्रकार की अच्छी तरह प्रवेश नहीं कर पाता था। कल्पना द्वारा वह अपने मन में बहुत कुछ जमा लेता, किंतु उससे उसका मन किसी प्रकार तृप्त नहीं होता था। तस्वीरों की पुस्तकों के प्रति तारापद का यह आग्रह देखकर एक दिन मतीलाल बाबू बोले, अंग्रेजी सीखोगे? भाषा में इस मुद्रा का तर्जुमा, तुम इन सारी तस्वीर का अर्थ समझ जाओगे। तारापद ने तुरंत कहा, सीखूंगा। मती बाबू बड़े खुश हुए। उन्होंने गांव के एंट्रेंस स्कूल के हेडमास्टर राम रतन बाबू की प्रतिदिन संध्या समय इस लड़के को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए नियुक्त कर दिया। तारापद अपनी प्रखर स्मरण शक्ति और अखंड मनोयोग के साथ अंग्रेजी शिक्षा में प्रवृत्त हुआ, मानो वो किसी नवीन दुर्गम राज्य में भ्रमण करने निकला हो। उसने पुराने जगत के साथ कोई संपर्क ना रखा। मोहल्ले के लोग अब उसे ना देख पाते। जब वो संध्या से पहले निर्जन नदी तट पर तेजी से टहलते हुए कंठस्थ करता, तब उसका उपासक बालक संप्रदाय दूर से खिन्नचित होकर उसका निरीक्षण करता था। चारू भी आजकल उसे बहुत नहीं देख पाती थी। पहले तारापद अंतापुर में जाकर अन्नपूर्णा की स्नेह दृष्टि के सामने बैठकर भोजन करता था, किंतु इसके कारण कभी कभी देर हो जाती थी। इसीलिए उसने मती बाबू से अनुरोध करके अपने भोजन की व्यवस्था बाहर ही करा ली थी। अन्नपूर्णा ने व्यथित होकर उस पर आपत्ति प्रकट की थी, किंतु अध्ययन के प्रति बालक का उत्साह देखकर अत्यंत संतुष्ट होकर उसने इस नई व्यवस्था का अनुमोदन कर दिया था। तभी सहसा चारू भी जिद कर बैठी, मैं भी अंग्रेजी सीखूंगी। उसके माता पिता ने अपनी कन्या के इस प्रस्ताव को पहले तो परिहास का विषय समझकर स्नेह में हंसी उड़ाई, किंतु कन्या ने इस प्रस्ताव का परिहास अंश को प्रचुर अश्रु जल धारा में तुरंत ही धो डाला। अतः स्नेह दुर्बल निरुपाय अभिभावकों ने बालिका के प्रस्ताव को गंभीरता से स्वीकार कर लिया। तारापद के साथ साथ चारू भी मास्टर से पढ़ने लग गई, किंतु पढ़ना लिखना इस अस्थिर चित्त बालिका के स्वभाव के विपरीत था। वो स्वयं तो कुछ ना सीख पाई, बस तारापद की पढ़ाई में विघ्न डालने लगी। वह पिछड़ जाती, पाठ कंठस्थ नहीं करती, किंतु फिर भी वो किसी प्रकार तारापद से पीछे रहना नहीं चाहती थी। तारापद के उससे आगे निकलकर नया पाठ कर लेने पर वो बहुत रुष्ट हो जाती थी, यहाँ तक कि रोने धोने से भी बाश नहीं आती थी। तारापद के पुरानी पुस्तक समाप्त कर नई पुस्तक खरीदने पर उसके लिए भी नई पुस्तक खरीदनी पड़ती। तारापद छुट्टी के समय स्वयं कमरे में बैठकर लिखता और पाठ कंठस्थ करता। यह उस बालिका को सहन नहीं होता था। वो छुपकर उसके लिखने की कॉपी में स्याही उड़ेल देती, कलम चुराकर रख देती, यहाँ तक कि किताब में उसका अभ्यास करना होता उस अंश को फाड़ डालती। तारापद बालिका की ये सारी धृष्टता देखता, लेकिन वो किसी तरह भी उसे नियंत्रण नहीं कर सका था। देवात एक उपाय निकल आया। एक दिन बहुत खींचकर निरुपाय तारापद स्याही से रंगी अपनी लिखने की कॉपी फाड़ फेंक गंभीर खिन्न मुद्रा में बैठा था। दरवाजे के समीप खड़ी चारू ने सोचा, आज मार पड़ेगी, किंतु उसकी प्रत्याशा पूर्ण नहीं हुई। तारापद बिना कुछ कहे चुपचाप बैठा रहा। बालिका कमरे के भीतर बाहर चक्कर काटने लगी।
बारंबार इसके इतने समीप से निकलती कि तारापद चाहता तो अनायास ही उसकी पीठ पर थप्पड़ जमा सकता था, किंतु वह वैसा न करके गंभीर ही बना रहा। बालिका बड़ी मुश्किल में पड़ गई थी। किस प्रकार क्षमा प्रार्थना करनी होती है, उस विद्या का उसने कभी अभ्यास नहीं किया था। अतएव उसका अनुतप्त शुद्र हृदय अपने सहपाठी से क्षमा याचना करने के लिए अत्यंत कातुर हो उठा। अंत में कोई उपाय न देखकर फटी हुई लेख पुस्तिका का टुकड़ा लेकर तारापद के पास बैठकर खूब बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, मैं फिर कभी किताब पर स्याही नहीं फैलाऊंगी। लिखना समाप्त करके वह उस लेख की ओर तारापद का ध्यान आकर्षित करने के लिए अनेक प्रकार की चंचलता प्रदर्शित करने लगी। यह देखकर तारापद हंसी न रोक सका। वो हंस पड़ा। इस पर बालिका लज्जा और क्रोध से अधीर होकर कमरे में भाग गई। जिस कागज के टुकड़े पर उसने अपने हाथ से दीनता प्रकट की थी, उसको अनंत काल के लिए अनंत जगत में बिल्कुल लोप कर पाती तो उसके हृदय का गहरा शोक मिट सकता था। उधर संकुचित चित सोनामणि एक दो दिन अध्ययनशाला के बाहर घूम फिरकर झांक कर चली गई। सहेली चारू शशि के साथ सब बातों में उसका विशेष बंधुत्व था, किंतु तारापद के संबंध में वो चारू को अत्यंत भय और स्नेह से देखती। चारू जिस समय अंतःपुर में होती, उसी समय का पता लगाकर सोनामणि संकोच करती हुई तारापद के द्वार के पास आ खड़ी होती। तारापद किताब से मुंह उठाकर सास स्नेह कहता, क्यों सोना, क्या समाचार है? मौसी कैसी है? सोनामणि कहती, बहुत दिन से आई नहीं। माँ ने तुमको एक बार चलने के लिए कहा है। कमर में दर्द होने के कारण वे तुम्हें देखने नहीं आ सकती। इसी बीच सहसा चारू वहां उपस्थित होती। सोनामणि घबरा जाती। वो मानो छिपकर अपनी सहेली की संपत्ति चुराने आई हो। चारू आवाज को संतप्त पर चढ़ाकर, भौं चढ़ाकर, मुंह बनाकर कहती, ये सोना, तू पढ़ने के समय हल्ला मचाने आती है। मैं अभी जाकर पिताजी से कह दूंगी। मानो वो स्वयं तारापद की एक प्रवीण अभिभाविका हो। उसके पढ़ने लिखने में लेश मात्र की बाधा न पड़े, मानो दिन रात इसी पर उसकी दृष्टि लगी रहती हो। किंतु वह समय किस अभिप्राय से असमय ही तारापद के पढ़ने के कमरे में आकर उपस्थित हुई थी, यह अंतर्यामी से छिपा नहीं था और तारापद भी उसे अच्छी तरह जानता था। किंतु बेचारी सोनामणि डरकर उसी क्षण हजारों झूठी कैफियतें देती। अंत में जब चारू घृणापूर्वक उसको मिथ्यावादिनी कहकर संबोधित करती, तो वो लज्जित, शंकित, पराजित होकर व्यथित चित्त से लौट जाती। दया करके तारापद उसको बुलाकर कहता, सोना, आज संध्या समय में तेरे घर आऊंगा। अच्छा। चारू सर्पनी के समान फुफकारती हुई उठकर कहती, हाँ जाओगे। तुम्हें पाठ तैयार नहीं करना, मैं मास्टर साहब से कह दूंगी। चारू की इस धमकी से ना डरकर तारापद एक दो दिन संध्या के समय पुरोहित जी के घर गया था। तीसरी या चौथी बार चारू ने कौरी धमकी ना देकर धीरे धीरे एक बार बाहर से तारापद के कमरे के दरवाजे की सांकल चढ़ाकर माँ के मसाले के बक्से का ताला लगा दिया था। सारी संध्या तारापद को इसी बंदी अवस्था में रखकर भोजन के समय द्वार खोला था। गुस्से के कारण तारापद कुछ बोला नहीं और बिना खाए चले जाने की तैयारी करने लगा। उस समय अनुतप्त व्याकुल बालिका हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बारंबार कहने लगी, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, फिर ऐसा नहीं करूँगी। तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, तुम खाकर जाना। उससे भी जब तारापद वश में ना आया तो वो अधीर होकर रोने लगी। संकट में पड़कर तारापद लौटकर भोजन करने बैठा। चारू ने कितनी बार अकेले में प्रतिज्ञा की कि वह तारापद के साथ सद्व्यवहार करेगी, फिर कभी उसे एक क्षण के लिए भी परेशान नहीं करेगी। किंतु सोनामणि यदि अन्य 5 जनों के बीच आ पड़ते तो ना जाने कब कैसे उसका मिजाज। इस तरह 2 साल बीत गए। इतने लंबे समय तक तारापद कभी किसी के पास बंद कर नहीं रहा। शायद पढ़ने लिखने में उसका मन अपूर्ण आकर्षण में बंध गया था। लगता है वयोवृद्धि के साथ उसकी प्रकृति में भी परिवर्तन आरंभ हो गया था और स्थिर बैठे रहकर संसार में सुख स्वच्छंदता का भोग करने की ओर उसका मन लग रहा था। कदाचित उसकी सहपाठिनी बालिका का स्वाभाविक दौरामत्य, चंचल सौंदर्य, आलक्षित भाव से उसके हृदय का बंधन फैला रहा था। इधर चारू की अवस्था 11 पार कर गई। मती बाबू ने खोजकर अपनी पुत्री के विवाह के लिए 2-3 अच्छे रिश्ते जुटाए। कन्या की अवस्था विवाह के योग्य हुई जानकर मती बाबू ने उसका अंग्रेजी पढ़ना और बाहर निकलना बंद कर दिया। इस आकस्मिक अवरोध पर घर के भीतर चारू ने भारी आंदोलन उपस्थित कर दिया। तब अन्नपूर्णा ने एक दिन मती बाबू को बुलाकर कहा, पात्र के लिए तुम इतनी खोज क्यों करते फिर रहे हो?
तारापद लड़का तो अच्छा है और तुम्हारी लड़की भी उसको पसंद है। सुनकर मती बाबू को बड़ा विस्मय प्रकट किया। भला यह कभी हो सकता है? तारापद का कुलशील कुछ भी तो जात नहीं है। मैं अपनी इकलौती लड़की को किसी अच्छे घर में देना चाहता हूँ। एक दिन राय डागा के बाबुओं के घर से लोग लड़की देखने आए। वस्त्राभूषण पहनाकर चारू को बाहर लाने की चेष्टा की गई। वो सोने के कमरे का द्वार बंद करके बैठ गई। किसी प्रकार भी बाहर नहीं निकली। मती बाबू ने कमरे के बाहर से बहुत अनुनय विनय की, बहुत फटकारा, किसी प्रकार कोई परिणाम नहीं निकला। अंत में बाहर आकर राय डागा के दूतों से बहाना बनाकर कहना पड़ा कि एकाएक कन्या बहुत बीमार हो गई है, आज दिखाई की रस्म नहीं हो सकेगी। उन्होंने सोचा लड़की में शायद कोई दोष है, इसी से वो चतुराई का सहारा लिया गया है। तब मती बाबू विचार करने लगे, तारापद लड़का देखने सुनने में सब तरह से अच्छा है, उसको मैं घर में ही रख सकूंगा। ऐसा होने से अपनी एकमात्र लड़की को भी। तब मती बाबू विचार करने लगे, तारापद लड़का देखने सुनने में सब तरह से अच्छा है, उसको मैं घर में ही रख सकूंगा। ऐसा होने से अपनी एकमात्र लड़की को पराये घर नहीं भेजना पड़ेगा। यह भी सोचा कि उसकी अशांत अबाध्य लड़की का दुरातपना उनकी स्नेहपूर्ण आंखों को कितनी ही क्षम्य प्रतीत हो, ससुराल वाले सहन नहीं करेंगे। फिर पति पत्नी ने सोच विचार करके तारापद के घर उसके कुल का हाल चाल जानने के लिए आदमी भेजा। समाचार आया कि वंश तो अच्छा है किंतु दरिद्र है। तब मती बाबू ने लड़के की माँ और भाई के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। उन्होंने आनंद से सहमति देने में मुहूर्त भर की देर न की। कठालिया में मती बाबू और अन्नपूर्णा विवाह के मुहूर्त के बारे में विचार करने लगे, किंतु स्वाभाविक गोपनता प्रिय सावधान मती बाबू ने बात को गोपनीय रखा। चारू को बंद न रखा जा सका। वो बीच बीच में हंगामे के समान तारापद के पढ़ने के कमरे में जा पहुंचती। कभी रोष, कभी प्रेम, कभी विराग के द्वारा उसके अध्ययन क्रम की निभृत भांति को अकस्मात तरंगित कर देती। उसे आजकल इस निर्लिप्त मुक्त स्वभाव से ब्राह्मण के मन में बीच बीच में कुछ समय के लिए विघ्न जरूर पड़ जाता था। वे प्राय पढ़ना लिखना छोड़कर मती बाबू की लाइब्रेरी में प्रवेश करके तस्वीरों वाली पुस्तकों के पन्ने पलटता रहता। उन तस्वीरों के मिश्रण से जिस कल्पना लोक की रचना होती, वो पहले की अपेक्षा बहुत स्वतंत्र और अधिक रंगीन था। चारू का विचित्र आचरण देखकर वो अब पहले के समान परिहास न कर पाता। उद्यम करने का उसको मारने की बात मन में उदय भी न होती। अपने में वह गूढ़ परिवर्तन, वो अबाध आसक्त भाव में अपने निकट एक नूतन स्वप्न के समान लगने लगा। श्रावण में विवाह का शुभ दिन निश्चित करके मती बाबू ने तारापद की माँ और भाइयों को बुला भेजा। तारापद को यह नहीं बताया। कलकत्ता के फौजी बैंड को पेशगी देने के लिए मुख्तार को आदेश दिया और सामान की सूची भेज दी। आकाश में वर्षा के नए बादल आ गए। गांव की नदी इतने दिन तक सूखी पड़ी थी। बीच बीच में केवल किसी किसी गड्ढे में ही पानी भरा रहता था। छोटी छोटी नौकाएं उस पंकिल जल में डूब पड़ी थीं और नदी की सूखी धार में बैलगाड़ियों के आगमन से गहरी लकीरें खुद गई थीं। ऐसे समय एक दिन पिता के घर से लौटी पार्वती के समान न जाने कहां से कल हास्य करती हुई गांव में शून्य वृक्ष पर उपस्थित हुई नंगे बालक बालिका किनारे आकर ऊंचे स्वर में नृत्य करने लगे। इसी समय कुंडुल काटा में नाग बाबुओं के इलाके में विख्यात रथ यात्रा का मेला लगा। ज्योत्सना संध्या में तारापद ने घाट पर जाकर देखा। कोई नौका चरखी लिए, कोई यात्रा करने वालों की मंडली लिए, कोई बिक्री का सामान लिए प्रबल नवीन स्रोत की धारा में तेजी से मेले की ओर जा रही हैं। यात्रा का दल सारंगी के साथ गीत गा रहा है और सम पर हा 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 शब्द की ध्वनि उठती है। पश्चिमी प्रदेश की नौका में मल्लाह केवल मृदंग और करताल लिए उन्मत्त उत्साह से बिना संगीत के खरपच शब्द के आकाश में विरदीन कर रहे हैं। दूसरे दिन तारापद की माता और भाई आकर कठालिया में उतरे। उसी दिन कलकत्ता में विविध सामग्री से भरी 3 बड़ी नौकाएं कठालिया के जमींदार की कचहरी के घाट पर आकर लगी एवं उसी दिन बहुत सवेरे सोनामणि कागज में थोड़ा अमावट और पत्ते के दोने में कुछ अचार लेकर डरती डरती तारापद के पढ़ने के कमरे के द्वार पर चुपचाप आ खड़ी हुई। किंतु उस दिन तारापद नहीं दिखाई दिया। स्नेह प्रेम बंधुत्व के षड्यंत्र बंधन उसको चारों ओर से पूरी तरह घेरे। इससे पहले कि ब्राह्मण बालक समस्त ग्राम का हृदय चुराकर
एकाएक वर्षा की मेधा अधिकारपूर्ण रात्रि में अशक्ति विहीन विश्व पृथ्वी के पास चला गया। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखी कहानी अतिथि। उम्मीद करती हूँ मेरा ये प्रयास और ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।